विनय सर, हमारा Yes, और sir. आप अभी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, मेरी आवाज आ रही है सर? ओके, तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं अभी। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आज हम थोड़ा सा अलग सेशन लेने वाले हैं। जैसा हम इसके पहले सेशन में हमने देखा था अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स या फिर अर्थराइटिस के ऊपर हमने बहुत कुछ जानकारी ली थी। आशा करता हूँ कि आज का जो भी ये सेशन रहेगा थायराइड के ऊपर, उसमें मैं कामयाब रहूँ आप लोगों को सब चीज़ें बताने में। तो आज के सेशन में हम ये चीज़ देखने वाले कि थायराइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे बॉडी में उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या वो काम करता है, कैसे तैयार होता है, कहाँ से आता है, और कुछ हमारे संकल्पना या फिर कुछ ऐसे हमारे डाउट्स है, वो भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे आज के डेट में। और उसके बाद देखेंगे कि अपने प्रोडक्ट में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट है जो ये काम करते हैं, और उस इंग्रेडिएंट में ऐसे कौन से कंटेंट या फिर आयंस है जो थायराइड को या फिर थायराइड के जो डिसऑर्डर है उसे काम करते हैं। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर एक बार बता देना स्क्रीन शेयर होने के बाद शेयर होगी ये तो। यस सर, स्क्रीन शेयर हो चुका है। ओके, तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं थायराइड क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले थायराइड जो है वो हमारा जो एप्पल्स एडम हम बोलते हैं, मराठी में कंठ बोलते हैं। सो एप्पल्स एडम के थोड़ा सा नीचे, कंठ के थोड़ा सा नीचे, ये जो बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है आपको, फुलपाखरू सारखं जे आहे त्याला आपण नाव देतो थायरॉइड। दिस इज अ वन काइंड ऑफ ग्लैंड, एक हार्मोन सिक्रेट करने वाली एक ग्लैंड है, वो ग्रंथि बोलेंगे जिसे हम, जो ग्रंथि यहाँ पे सिचुएट होती है, और ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन के बीच में से हमारा वोकल कॉर्ड जाता है। हमारा जो आवाज़ आता है, जो आवाज़ आने के लिए जो बॉक्स होता है, जो नली जाती है, वो यहाँ से निकलती है। आप देख पा रहे हो, दिस इज अ वॉइस बॉक्स, और ये हमारी इस हार्मोन के अंदर से आती है। तो थायराइड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर यहाँ पे थोड़ा ही प्लस माइनस अगर कुछ हो गया तो उसके साइड इफेक्ट तो है ही, मगर सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है या फिर जो चांसेस हैं, वो चांसेस है कि हमारे वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा अफेक्ट होगा। और दूसरी चीज, यहीं से हमारी अन्न नलिका जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक हमारे यहीं से जाता है। हम जो बोलते हैं कि मुंह में लगभग 30 से 32 बार चबाकर खाना चाहिए, जो मैकेनिकल प्रेशर हम अपने दांतों से दूसरे को देना चाहिए, उसका भी एक रीज़न है कि ये जो रीजन है हमारा नेक का, गले का जो ये रीजन है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। यहाँ से एब्जॉर्बेंस बहुत अच्छे से शुरू होता है। आप एक लॉजिकली एक चीज़ देखना, आप आपके मुंह से खा रहे हो, चबा रहे हो, और हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, लार होती है, उसके अंदर वो जितना ज़्यादा मिक्स हो जाएगा तो वहाँ यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। और ये ऐसा रीजन है जो हमारे अपर बॉडी को, यानी ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को हमारे दूसरे बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है, ये इतना रीजन। ठीक है, तो ये रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम आगे आने वाले सेशन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, उस टाइम पे हम इसके पिछले वाले हिस्से की बात करें, जहाँ से बैकबोन जाता है, जहाँ से सारी न्यूरॉन्स हमारे पूरे एंटायर बॉडी में ट्रैवल करते हैं, तो हम उस टाइम पे इसके पीछे के साइड की बात करेंगे। आज के डेट में हम बात करने वाले इतने ही रीजन की। तो ये रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रीजन में एब्जॉर्प्शन यहीं से शुरू होता है, और उसके बाद फिर वो नीचे जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, जहाँ से वो और भी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस और डाइजेशन का काम करता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो ये है हमारी एक सेल। सेल के अंदर ये, यहाँ से ब्लड, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्लड स्ट्रीम है, ये हमारा ब्लड रक्त वाहिनी है, और यहाँ से सेल के अंदर जो भी जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लें कि ये एक्चुअली है क्या। आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम हमारी है वो यही है। इसके बाद सिर्फ थोड़ा सा थियोरेटिकल हम बात करेंगे। तो हमारे ब्लड में से आयोडीन, दिस इज आयोडीन, और दिस इज सोडियम। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये जैसे ही सोडियम अंदर जाता है,
सोडियम के साथ साथ आयोडीन अंदर जाता है। तो ये जो चैनल है इसे सिम्पोर्टर कहते हैं, सिम्पोर्टर। सिम्पोर्ट का अर्थ ये होता है कि एक चीज अगर अंदर जा रही हो या फिर एक चीज बाहर जा रही हो, तो जैसे ही एक आदमी अगर दरवाजे से अंदर आ रहा है तो उसी वक्त एक आदमी बाहर भी जा सकता है या फिर उसी वक्त एक आदमी उसके साथ अंदर भी आ सकता है। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे दो चीजें एक साथ जा रही है, ये तो फ्री में आ रहा है, ये तो कूपन में आ रहा है, ये फ्री में आ रहा है, पास तो इसका है, दरवाजा इसका है, मगर इस दरवाजे में फ्री में ये आ रहा है इसी के साथ, तो इसे हम कहते हैं सिम्पोर्टर। तो हमारे बॉडी में ये सिम्पोर्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आने वाले सेशंस में हम वो भी देखेंगे जब हम इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये बॉडी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सभी लोगों का एक फोकस यहाँ पे देना चाहता हूँ। सोडियम हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा आता है नमक की वजह से, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, साइंटिफिकल लैंग्वेज में NaCl जिसे कहा जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड को, NaCl को अगर हमने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, तो एक बनता है ये सोडियम और दूसरा बनता है क्लोरीन। तो ये बनता है सोडियम, दूसरा बनता है क्लोरीन। सोडियम अगर आप चेक करोगे तो सोडियम एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई भी सोडियम को खा नहीं सकता। जैसे ही सोडियम आपके बॉडी के अंदर जाएगा आपकी डेथ हो जाएगी। क्लोरीन भी मैक्सिमम गैसेस के तौर से निकलता है। क्लोरीन भी अगर आपके बॉडी के अंदर गया तो आपको आपकी डेथ हो सकती है, बिकॉज क्लोरीन इज आल्सो वेरी मच टॉक्सिक। सो सोडियम भी टॉक्सिक है, क्लोरीन भी टॉक्सिक है। मगर जब ये सोडियम क्लोरीन ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, आयनिक इंटरेक्शन एक टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री में, जैसे ही आयनिक इंटरेक्शन हो जाएगा ये दोनों अपनी अपनी टॉक्सिसिटी को भूल जाते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के वक्त हम ये सोडियम के वहां पे एक अलग से इसकी रोल देखेंगे। आज के डेट में इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोडीन सिर्फ और सिर्फ सोडियम अगर रहा तो ही अंदर आएगा। अगर सोडियम आपकी बॉडी में नहीं रहा तो आयोडीन आपके बॉडी में जा नहीं सकता। तो आगे हम बात करेंगे कि ये अगर आयोडीन नहीं गया तो फिर थायरोक्सिन या फिर T3 T4 ये जो हार्मोन है आपके बॉडी में अगर कम हुई तो क्या इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो सभी क्लियर होगा कि नमक खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का ऐसा एक आइडिया होती है या फिर एक लॉजिक ऐसा होता है कि नमक ज़्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर का शिकायत ज़्यादा होगी। मैं मानता हूँ कि NaCl से तकलीफ हो सकती है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में खाए तो, मगर नमक आप जब फूड प्रोसेस करते हैं, पकाते हो, उस टाइम पे अगर हीट कंडीशन में नमक आप डालते हो तो वो नमक आपके बॉडी में बहुत अच्छा काम करेगा। दैट इज सोडियम के जो भी रोल हमारे बॉडी में है वो, हाँ, वो उसका रोल बहुत बखूबी निभाएगा। मगर किसी दिन ऐसा हो गया कि सब्जी में नमक भूल गए और आप ऊपर से नमक डाल के खा रहे हो, दैट इज वेरी मच टॉक्सिक। तो वो नमक जब ऊपर से डाल के आप खाते हो उसके साइड इफेक्ट 100% हमारे बॉडी को भुगतने पड़ते हैं, ना कि उसके कोई इफेक्ट हमारे बॉडी के लिए मिलते हैं। तो आज से नमक जब भी आप पकाते हो उस टाइम पे नमक डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी दिन अगर भूल जाओ तो विदाउट नमक खाने में कोई हर्ज नहीं होगा, मगर ऊपर से डाल के मत खाइए, उसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होते हैं। और ऑरेंज कलर का एक नमक आता है, सेंधी नमक जिसे बोलते हैं, सेंधी मीठ बनता अपन तला। सो वो नमक अगर आप खा रहे हो दैट इज बेटर थिंग, वो बहुत अच्छा और बहुत गुणकारी होता है। सो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही ये आयोडीन हमारे सेल के अंदर आता है तो ये जो ऊपर की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है थायरोग्लोबिन। एक प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन आगे यहाँ पे काम करने वाला है जो हम देखेंगे अभी। ये प्रोटीन हमारे बॉडी में तैयार होता है, हमारे सेल में तैयार होता है और सेल के अंदर से ये बाहर फेंका जाता है जहाँ पे एक रिएक्शन होनी है जिसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, एग्जिट होती है सेल से। और ये जैसे एग्जिट होगा, आयोडीन भी एक पेंड्रिन नाम का है और एक चैनल होता है जहाँ से बाहर जाता है। जैसे ही आयोडीन सेल के बाहर गया, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक होती है और उस ऑक्सीडेशन से क्या होगा, आयोडीनेशन। एक ऐसी रिएक्शन जो ये थायरोग्लोबिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन में अपना आयोडीन जाके मिक्स होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये पर्पल कलर के जो ड्रॉप है ये आयोडीन है और ये जो बाकी का जो हिस्सा है वो यहाँ से आया हुआ हिस्सा है जो एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के अलावा आयोडीन हमारे बॉडी में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ तक तो ये फिक्स हो गया, ये रिएक्शन यहाँ तक आ गई। इसके बाद कुछ एडजॉइंट्स होते हैं, इन लोगों को बॉडी के अंदर धकेलने के लिए कोई ऐसी चीज होती है
जिसके हमें आज जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ के स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। तो यहाँ से लेके इस स्ट्रक्चर तक आने के लिए हर कोई एडजॉइंट काम करता है, जिसे हम कंजुगेशन के, कंजुगेशन का अर्थ होता है मिक्स होना या फिर साथ में चले जाना उसके। तो जैसे ही ये यहाँ से मिक्स हो गया, ये एक प्रोटीन यहाँ बना हुआ, इस प्रोटीन के साथ हमारा आयोडीन मिक्स्ड ऑक्सीडेशन की वजह से, तो ये अभी हमारे सेल के अंदर फिर से आ गए। फिर से यहाँ आने के बाद एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस, और प्रोटियोलाइसिस का मतलब प्रोटीन को लाइस करना, कट कर देना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस छोटे दूसरे येलो सर्कल में, ये जो प्रोटीन यहाँ पे बना हुआ था, इस प्रोटीन को यहाँ पे कट कर दिया गया। और जो आजकल के रेडिएशन हमारे आसपास हैं, एटमॉस्फेयर में है, जो फ्री रेडिकल्स हम बोलते हैं, वो फ्री रेडिकल्स या फिर ये रेडिएशन जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं बाहर से, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोटीन को इसी तरीके से डीनेचर करते हैं, इसी तरीके से डीनेचर करते हैं। और इसको फिर इसी तरीके से रीनेचर करना वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं आज ये सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी फीमेल्स को हम अपना प्रोडक्ट देते हैं, उनसे हम रिकमेंड करते हैं कि डेली 5 ग्राम से ज़्यादा उनको लेना नहीं है, और 5 ग्राम भी 100% उन्हें स्प्लिट करना ज़्यादा जरूरी है। 2 से 2.5 ग्राम सुबह, 2 से 2.5 ग्राम शाम में। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में हीट ज़्यादा होती है। अगर हीट के वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के प्रोटीन, ये प्रोटीन ही है, प्रोटीन अगर डीनेचर हो गया, इसके लाइसिस हो गया ऐसा, तो फिर से ये एज इट इज बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, 1 2 3 4 10 तक सीरियल अगर हम लिखें और उसे तोड़ तोड़ के फेंक दें, तो 1 2 3 फिर से 10 तक अरेंज वैसा ही हो, ये गारंटेड नहीं है। हो सकता है कि एक दूसरे नंबर पे पहले 2 नंबर आ जाएगा, फिर भी वो चैनल ठीक से रहेगा, क्यों? तो सभी जगह पे आंकड़े ही है। तो प्रोटीन के हद तक भी वैसे ही होता है, इसीलिए फीमेल्स को हम बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में। तो जैसे ही यहाँ पे ये प्रोटीन लैस हो गया, तो अभी ये 2 किस्म के हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। पहला थायरोक्सिन, आपको आप देख पा रहे हो, ये थायरोक्सिन यहाँ पे एक है, और यहाँ पे ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, थायरोनिन, सॉरी थायरोनिन, ये 2 हार्मोन्स यहाँ पे तैयार हो गए। और ये जो निचला जो हार्मोन है ट्राइआयोडोथायरोनिन, ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन हम जानते हैं इसे T4 के नाम से। दिस इज T4, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन की 4 मात्राएं होती है। सॉरी, ये जो ट्राइआयोडीन थ्योनिन, ये T3 के नाम से जाना जाता है, और थायरोक्सिन ये T4 के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 2 3, यहाँ पे जो पर्पल डॉट है ये 3 है, इसके लिए इसका नाम है ट्राइआयोडो, दैट इज T3 हार्मोन। और यहाँ पे थायरोक्सिन जिसपे 1 2 3 4 पर्पल के ड्रॉप्स हैं, इसका मतलब 4 जगह पे आयोडीन है, इसे हम T4 के नाम से जानते हैं। तो हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये थायरोक्सिन, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है थायराइड, उस ग्लैंड का, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। अभी हम देखेंगे कि ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में आने के बाद ये हमारे बॉडी में क्या क्या फेवरेबल काम करता है। आप जब इसके फीचर देखोगे तो आप खुद ही नमक खाना बंद नहीं करोगे, थोड़ी बहुत अमाउंट में नमक खाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम देखेंगे कि इसके आगे इफेक्ट क्या होते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में इसका इफेक्ट हमें देखने मिलता है वो है मेटाबॉलिज्म के अंदर। जस्ट अ मोमेंट। तो ये रहा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो सबसे पहले ये काम करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो ये जो थायराइड हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे बॉडी में T3 T4 के अलावा और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलें या फिर एक पेप्टाइड हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। आप इसे लिख के रखना, इसे थोड़ा सा हम आर्थराइटिकल जब बात कर रहे थे आर्थराइटिस के बारे में, उस टाइम पे मैं इसके बारे में बताना भूल गया था। इसका नाम है कैल्सिटोनिन, एक हार्मोन है, और यही हार्मोन कैल्शियम जहां पर भी दिखे उस कैल्शियम को हमारे हड्डियों के अंदर रखने का काम करता है। तो कैल्शियम का डिपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट कैल्सिटोनिन करता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन। तो थायराइड अगर हार्मोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं हो सकती, इसका मतलब कैल्शियम आपके हड्डियों के अंदर वो डिपॉजिट हमेशा ही करता रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये तो मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले तो ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का अर्थ ये होता है कि जब भी हम रेस्टिंग कर रहे हैं
हमारे बॉडी में रेस्ट करने के टाइम पर सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी हमारे बॉडी के अंदर होती है। सभी लोग मानते हैं सेल्फ हीलिंग, हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम करती है जब हम रात को सोते हैं। तो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी में थायराइड या फिर ये हार्मोन T4 T3 या फिर TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब चीजें यहाँ पे काम करती हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का काम ये बहुत बरको भी निभाता है। जैसा मैंने कह रहा था कि ये जो रीजन है यहाँ का, इस रीजन में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और फिर काम करेगा। जैसे जैसे ये हमारे लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, हमारे पेट में जब इसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, जब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम, उस टाइम पे वो इंटेस्टाइन्स के अंदर, उस वॉल के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वहां से ब्लड के पास भेजना और फिर ब्लड से हर जगह पे भेजना, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है। लॉजिकली भी अगर हम बात करें तो ये चीजें आपको अच्छी लगेगी। और फिर यहाँ पर अगर एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो ये सीधा ही आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और इसके रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखने मिलते हैं। और इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अपना प्रोडक्ट कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए चूसना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर जो भी रेसिडुअल फैक्टर्स रहते हैं, जो भी बचता है, उसे चबा कर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 से 5 मिनट में यहाँ के रीजन में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमें देखने मिलता है। तो ये तो रहा सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। दूसरा इसका काम जो है वो है ग्लूकोज का और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, या फिर उसको कट करने का काम करता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज को कट कर दिया गया, इसका मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। तो एनर्जी के प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम भी थायराइड, ये ग्रंथि या फिर ये ग्लैंड काम करती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर ये काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म से भी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी हार्ट बीट का रेट और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हमारी हार्ट बीट, आप इसके बाद कभी भी आपके खुद के बॉडी के ऊपर एनालिसिस करना, आप जिस दिन एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज होने के बाद आपको अगर 5 से 10 मिनट तक आपकी हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो जाती है। और इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद या फिर रनिंग करने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट ब्रेक जरूर होता है। आप स्पोर्ट्स में भी अगर देखोगे तो उसके अंदर 2 से 3 मिनट का एक ब्रेक होता है, जहाँ पे आपकी हार्ट बीट नॉर्मलाइज होती है। आपके बॉडी की ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी की जो हार्ट बीट्स हैं, ये अगर 5 से 10 मिनट के अंदर नॉर्मलाइज नहीं हो रही है, वो और तेजी से धड़क रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी में T3 या T4 की दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब थायराइड हमें होने के चांसेस हैं। तो इसके बाद कभी भी थोड़ा सा खुद के बॉडी के ऊपर एनालिसिस जरूर करें कि 5 से 10 मिनट में हमारी हार्ट बीट हमारी कंट्रोलिंग में आनी चाहिए, दैट इज लेस देन 100 आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद ब्रीदिंग का रेट हमारा बढ़ाने में ये मददगार होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, सो माइटोकॉन्ड्रिया की भी इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये डेवलपमेंटल में क्या काम करता है। जो टीन एज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट में T3 T4 बहुत अद्भुत काम करता है। यंग पीपल में मान के चलें कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हम बोलते हैं कि 5 साल के अंदर ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप होता है, उसके बाद बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमारा ब्रेन डेवलपमेंटल के स्टेजेस के अंदर जाए। तो 5 साल के अंदर जो भी डेवलपमेंटल होती है, ऐसा लगभग 12.5 से 13.5% डेवलपमेंट का जो हिस्सा है, जो प्रमोट करता है, वो थायराइड ग्लैंड करती है छोटे बच्चों के अंदर। तो ये तो रहे 3 ऐसे एग्जाम्पल जो थायराइड हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर थायराइड या फिर T3 T4 की अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गई या फिर लेवल से कम हो गई तो हमारे बॉडी को क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में अगर थायराइड का कंडीशन ज़्यादा हो गया, जिसे हम कहते हैं हाइपर थायराइड, जिसे हम कहते हैं हाइपर थायराइड। हाइपर थायराइड के 2 एग्जांपल्स हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहले ये जो आंखें हैं, ऐसा लगता है कि ये आंखें थोड़ी सी बाहर आ गई है, फिर उसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाती है, दैट इज अ हाइपर थायराइड। और हाइपर थायराइडिज्म को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं।
ऑटोइम्यून डिसीज इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी हमारे ही खुद के ऑर्गन्स को, सेल्स को मिसकॉन्सेप्ट के तौर पे बिहेव करके उसके साथ लड़ने का काम करती है। फॉल्स पॉजिटिव लड़ने का काम वो करती है, जिसे हम कहते हैं एटो इम्यून डिसीज। तो ये एटो इम्यून डिसीज का काम करती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ग्रेव डिसीज, जो ये करती है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म की, तो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, नींद ना आने की प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, हमेशा ही इरिटेट होते जाना, चिड़चिड़ापन, उसके बाद मसल्स का वीक होना, थकावट होना, और जो हमने बोला कि जो हार्ट बीट है वो अगर 5 से 10 मिनट में नॉर्मलाइज नहीं होती है तो भी ये वैसा काम करती है। तो और एक बेस्ट सिम्टम हाइपरथायराइडिज्म का, आपका वजन बहुत तेजी से लॉस होता है। वो इतने तेजी से लॉस होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वजन बहुत जल्द गति से कम हो रहा है। अनइंटेंशनली, आपको इंटेंशन नहीं है वजन कम करने का, मगर फिर भी अगर वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब हाइपर थायराइडिज्म, ये दिक्कत आपको हो सकती है। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसे कहते हैं हम हाइपोथायराइड, जहाँ पे थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी में और कम हो जाता है, लेवल से भी बहुत कम होता है, तो वहाँ पे हमें ये देखने मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्वाइटर, जो इसे भी हम रिकमेंड करते हैं। उसी तरीके का जो थायराइड है वो इस तरीके से बढ़ता है। ये नॉर्मल थायराइड है हमारा, ये बड़ा हुआ है, नॉर्मल का जो अंदर रेंज है उससे अगर ये बड़ा हो गया तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, उससे अगर छोटा हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या होता है, इसे हम सबसे इंपॉर्टेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं आयोडीन डिफिशियंसी, दैट इज आपके बॉडी के अंदर नमक का या फिर आयोडीन का थोड़ा सा कम हो जाना। तो इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना, और ये दिक्कत महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के बाद। तो मोस्ट प्रोबेबली थायराइड की शिकायत होती है, और उसके अंदर से भी 50 से 60% महिलाओं की विद इन ईयर वो नॉर्मलाइज हो जाती है, वो दूर भी हो जाता है, मगर कुछ महिलाओं में इसका असर हमें देखने मिलता है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ वेट, वेट आपका बढ़ता है। उसके बाद हमेशा थका हुआ रहना, कॉन्स्टिपेशन, और जब पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए अगर बात करें तो उनके जब भी पीरियड्स आते हैं उस पीरियड्स में मैक्सिमम ब्लड का लॉस हो जाना, ये सब चीज़ें हाइपोथायराइडिज्म के अंदर होती हैं। और जिन लोगों की हार्ट बीट बहुत कम है, ऐसा हम बोलते हैं कि 72 से 72 से 74 तक हार्ट बीट होनी चाहिए विद इन अ मिनट, अगर उससे कम हो रहा है इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। अगर 80 से भी ज़्यादा होना नॉर्मलाइज कंडीशन में, 80 से प्लस, तो हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत हमें देखने मिलती है। तो ये दो चीज़ें थायराइड के रिगार्डिंग। तीसरा एक चीज़ है जिसे हम नोडल कहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके के नोडल भी फॉर्म होते हैं थायराइड की वजह से। उसके बाद थायराइड का कैंसर भी हमें देखने मिलता है। तो ये सब चीज़ें होती है हमारी थायराइड का अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी खूबी है जो इन सभी चीज़ों को टैकल करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में है जिंजर, जिसे हम अदरक के नाम से जानते हैं। अदरक एक ऐसा मिनरल है, ऐसा कंटेंट है जो थायराइड के लिए रामबाण उपाय के नाम से जाना जाता है। मैं आज सभी लोगों को और एक चीज़ बताता हूँ, जिन लोगों को भी अस्थमा या फिर थायराइडिज्म का प्रॉब्लम अगर है तो अपने प्रोडक्ट से थोड़ी थोड़ी हो ही जाएगी, मगर फिर भी डे टू डे लाइफ में आप एक चीज़ और करना, ये जो जिंजर होता है, गावरान अदरक म्हणतो अपन, उसे निकालना है, उसके उसके छोटे छोटे टुकड़े करना है, इतने छोटे छोटे टुकड़े। इसे एक काड़ी को ऐसा लगाओ और इसे गैस के अंदर भूनो, गैस के ऊपर रख के थोड़ा सा उसे भून लो, हीट दो उसे गैस के ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंक करो, थोड़ा सा नमक छिड़को और इसे चबा चबा कर खाओ। तो आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, थायराइड के प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत असरदार साबित हुआ है। मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, हम तुलसी के पत्ते खाते हैं, सभी लोगों को पता है उसके अंदर बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी अब तक इन्वेंट हुआ है, और हमारा मानना ऐसा है कि उसके अंदर और इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है कि अभी तक तो हमें देखने ही नहीं मिली हो। तो वो अगर हम चबा चबा कर खाते हैं, 99% लोग उसे चबा चबा कर खाते हैं, तो उन लोगों में कैंसर होने की संभावनाएं बाकी लोगों से 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज उनके पत्तों की जो सेल वॉल होती है, सेल की अगर बात करो, सेल वॉल में आर्सेनिक नाम का एक कंटेंट पाया गया है, एक घटक होता है
और आर्सेनिक हमारे बॉडी के अंदर अगर गया तो वो डिपॉजिट होता है, हमारे बॉडी के बाहर नहीं जा पाता। तो अगर आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कैंसर होने के चांसेस हमें बहुत ज्यादा है। एक तो हम ये खाने वाले थे मेडिसिनल प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए, मगर हमें इफेक्ट तो उसके दूसरे एडवर्स इफेक्ट देखने मिल रहे हैं। तो ये चीजें आयुर्वेदा में होती है, कौन सी चीज को किस तरीके से खाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कभी पत्ते खाने वाले हो तो उसे तोड़कर मत खाइए, आई मीन चबा कर मत खाइए, उसे आपके पानी के साथ सीधा सीधा आप निगलें। अगर वो पानी के साथ निगल लेते हो तो उसके 100% बेनिफिट आपको मिलते जाएंगे। किरण करण दादा सर प्लीज, करण दादा सर प्लीज। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जिंजर में ऐसे कौन से कंटेंट है। तो सबसे पहला कंटेंट है जिंजरॉल, जिंजीबेन। सर आप क्या ट्रेस कर पा रहे हैं? ये अगर ऐसा रहा तो हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे रोकना पड़ेगा, हम प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। सर मैंने रिपोर्ट किया उसको। ओके, तो इसके अंदर जो जिंजरॉल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिंजीबेन एक ऐसा कंटेंट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो थायराइड को 100% कंट्रोल करने का काम करता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो जिंजर के अंदर, अदरक के अंदर। उसके बाद अश्वगंधा भी उसी तरीके का काम करता है, जिसके अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लाजवाब तरीके से पाया गया है, जो हमारे बॉडी के मैग्नीशियम और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे हमने देखा कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो वो आयोडीन को अंदर पर्कुलेट होने में मदद करता है। तीसरा कंटेंट है आलमंड, जो स्वीट आलमंड है वो हमारे थायराइड का जो एक्सप्रेशन हम बोलते हैं कि जो जिस तरीके का काम करना चाहिए उसको मिसबिहेव करने नहीं देता आलमंड, जिसके अंदर भी मैग्नीशियम का सोर्स हमें पाया गया है। तो उसके साथ प्रोटीन और कुछ ऐसे फाइबर्स जो थायराइड के ग्लैंड को कंबाइंडली और कंट्रोलिंग काम करने की क्षमता उसके अंदर रखते हैं। और उसके बाद पंपकिन सीड और जो फ्लेक्स सीड है वो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसके अंदर मैग्नीशियम और विटामिन B12 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 थायराइड के लिए बहुत असरदार साबित हुआ है, आर्थराइटिस के लिए भी बहुत असरदार साबित होता है। कैल्शियम भी यहाँ पे काम करता है। उसके साथ विटामिन डी, वो भी विटामिन डी या फिर D3 भी हम कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। मगर विटामिन डी किसी और तरीके से लेने के बजाय अगर आप हर रोज सुबह सूर्योदय के समय का अगर वो धूप आपके बॉडी के अंदर अगर बॉडी के ऊपर आप लेते हो तो विटामिन डी की डिफिशियंसी आपके बॉडी से दूर हो जाएगी, और काफी हद तक हम थायराइड से भी बच पाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए हमारे थायराइड के लिए। तो आज का प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से इतना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं बोलूँगा मैं, मगर मैंने प्रयास किया है कि आज के डेट में थायराइड के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें पता चले। तो यहीं पे मैं मेरी स्लाइड थोड़ा सा बंद करता हूँ। आज के डेट में आई होप थायराइड के बारे में हमने बहुत अच्छी से इंफॉर्मेशन ली है। तो थायराइड एक ऐसी ग्लैंड जो हमारे एप्पल्स एडम के यहाँ पे नीचे यहाँ पे पाई जाती है, और जो वोकल कॉर्ड को पकड़ने का जकड़ने का काम करती है। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से जो ब्लड वेसल ऊपर जाती है और यहाँ से एक ब्लड वेसल ऊपर जाती है, तो ये दो ब्लड वेसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत ही अगर बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसे कितना भी मार लगने के बाद भी अगर उसे दर्द नहीं होता, या फिर खून का बहाव कितने भी उसे तकलीफ ज्यादा नहीं होती, अगर यहाँ की अगर नस कट जाए, ये साइड की, राइट हैंड साइड की, तो लगभग 6 से 7 फीट दूर तक हमारा खून बहता है, बढ़ता है, सब फेंका जाता है पंपिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये जो रीजन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ इस रीजन से अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है, तो इसके इफेक्ट हमें बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। आयुर्वेदा में आप देखते होंगे या फिर होम्योपैथी मेडिकेशन में आप देखते होंगे कि आपको जो भी चीजें देते हैं वो डॉक्टर्स, आपको रखनी पड़ती है आपकी जुबान के नीचे, जहां से सीधा यहाँ से पर्कुलेट हो जाए। तो अपना भी प्रोडक्ट उसी धरती के आधार पर काम करता है कि आपको भी लगभग 4 से 5 मिनट तक उसे अपने सलाह के साथ रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। आज की डेट में थायराइड के लिए इतना प्रेजेंटेशन आई थिंक काफी है। सर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सर देखिए मुझे कितना पता चला है जूम में, जो लोग अभी प्रेजेंट है मीटिंग में, किसको कितना समझ में आया ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है सर, मुझे पता है अभी ये जब यूट्यूब लाइव हो रहा है तो लोग इसको बार बार देखेंगे।
और डेफिनेटली वो सीखेंगे यहाँ से कुछ, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेरे पास में कि मैटर ये होता है कि वो लोग बोलते हैं कि सर अभी जैसे सवेरे मॉर्निंग में मैं आपको रेफर करता हूँ, अभी अगर वो मीटिंग में होंगे तो उन्होंने मुझे एक बहुत अजीब क्वेश्चन पूछा तो जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। तो सर अच्छा। जवाब देने के लिए मुझे सीखना तो पड़ेगा ना एटलीस्ट। नहीं नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल भी होता है। इसे और थोड़ा सा मैं मेरी स्टडी थोड़ा सा बढ़ा के और ज्यादा लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बता पाया तो बहुत अच्छा होगा। तो धीरे धीरे हम वो भी सेशंस देखेंगे कि जहाँ आपको समझ में तो आए मगर वो ज्यादा टेक्निकली भी ना हो। ये भी मैं स्टडी करूंगा आगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं सर, देखिए मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी अगर है कि जो आपको आपके लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करना पड़ती होगी, तो मे बी उसको समझने की कोशिश हम करेंगे ना, हमारी भी यस कुछ कह रहे कि हम भी कुछ तो भी सीखे। तो विनय सर एक रिक्वेस्ट करूंगा, वैभव सर, जी सर। कुछ लोगों के क्वेश्चंस अगर है हेल्थ से रिलेटेड तो आज पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यही सेशन रखना था। और सर यस। इतने केयर करने के बाद भी यहाँ पे पूरे के लिए आ जाते हैं, तो 3-4 दिन से बहुत परेशान किया जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया था। तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी मित्र हैं हमारे, अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आपका हैंड रेज कीजिए। आज विनय सर जवाब देंगे, क्योंकि आज ये सेशन जो है हम ज्यादा देर तक चला नहीं सकते। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर वैभव सर आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, चलो सब लोगों की तरफ पूछते यस थोड़ा। यस यस। जी सर। यस सर। जी सर, आज तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा, आज आपके पास क्वेश्चन खत्म हो गए। चलो क्या प्रसाद नावंदीकर सर है, यस अब इनको थोड़ा सा वैभव सर आप इनको अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर। नावंतिका सर आवाज आ रही है आपको? हेलो। नावंदीकर सर आप अनम्यूट है सर। शायद कुछ इशू है इनका। ठीक है, मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। सुधीर देशमुख सर आपको अनम्यूट। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर, परफेक्ट। सर मेरा एक दोस्त है, उसे यूरिक एसिड का बहुत प्रॉब्लम है। वो अभी ओके। पैर नहीं चलता है, उससे पूरा एंकल जो है पैर का, उसमें वो बहुत तकलीफ हो रही है उसको। और अब तक वो डॉक्टरों के पास बैठ के हजारों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन उसको कोई राहत उसमें नहीं मिल रही है। और दूसरे एक मेरे दोस्त हैं, उनकी बहन को किडनीज का प्रॉब्लम है। वो बहुत महीनों से इलाज कर रहे हैं। इन दोनों को मुझे जानकारी देना है। थोड़ा सा आप अगर बताएंगे उनको देके फिर प्रोडक्ट उनको। अपने प्रोडक्ट से यूरिक एसिड का जो एलिवेशन है वो कम होता है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम अपना प्रोडक्ट करता है। ओके। यहाँ तक हम बता पाते हैं कि अगर यूरिक एसिड से जो टोज होती है हमारे पैरों के जो टोज रहती है, एंकल में तकलीफ होता है। बोन बढ़ता है वो थोड़ा सा इनलार्ज होता है जी। और वहाँ पे तकलीफ भी होती है, तो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट असरदार है, हम दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। ओके। और किडनीज के लिए भी हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, मगर बाशर्त किडनी 75 to 80% से ज़्यादा डैमेज ना हो अच्छा। और प्यूरिफिकेशन का होता रहे। हाँ, जो दर्द वगैरह है उस दर्द को अपने प्रोडक्ट से काफ़ी राहत मिलेगी। तो ओके। सर्कुलेशन या फिर प्यूरिफिकेशन में कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम दोनों को भी अपना प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ सुपरविजन उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसिडिटी है या नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है। तो पहले 2 दिन क्वांटिटी कम देना, 2 दिन के बाद फिर से एक बार उनसे बात कर लेना, उसके बाद फिर क्वांटिटी अगर आपको बढ़ानी है तो फिर आप एक बार बात करके बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत जी, शुक्रिया सर। नहीं। थैंक यू। जगताप सर। अनिरुद्ध जगताप सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ अनिरुद्ध सर बोलिए सर, आप
आपको हा unmute. नमस्ते सर. नमस्ते. मला इथे इन्व्हाइट केलं सूर्यकांत बेलेकर सरांनी. बरं. खूप खूप धन्यवाद सर, मला इथे इन्व्हाइट केल्याबद्दल. आणि आज इतका महत्वाचा विषय आज मला समजून घेण्यात थायरॉइड खूप छान पद्धतीने समजून सांगितलं सर. त्याबद्दल खूप धन्यवाद. थँक्यू सर. आणि मी स्वतः एक फिजिओलॉजी अनाटॉमिस्ट आहे आणि मला एक जाणून घ्यायचं की पार्किन्सन जो असतो, जे हात हालतात बघा, हो. त्या डिझीज मध्ये आपलं प्रोडक्ट काम करू शकतं का म्हणजे? हो, पार्किन्सन मध्ये तर मेडिकल टर्मिनॉलॉजी मध्ये प्रिव्हेन्शन हाच एक मेजरमेंट दिलेला आहे. त्याला क्युअर किंवा रिव्हर्स तर नाहीच आहे. सो अच्छा. जेवढे त्यांच्या बॉडीमधले न्यूरॉन्स आहेत तेवढे न्यूरॉन डिजनरेट झाले असेल तर त्याला रिजनरेट नाही करतायत. पण रिकव्हरी थोडीफार त्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी आहे जर ते फर्स्ट स्टेज मध्ये जर असतील. अगदी माझ्या सासऱ्यांनाच पार्किन्सन आहे. सो आम्ही त्याला 2 महिन्यापासून देतो त्यांना. तर त्यांचा राईट हँड म्हणजे इथून पुढचा मनगडपासून पुढचा हालत असतो सारखा आणि त्यांचं बॉडी पोश्चर समोर होतं. तर आता त्यांचा हलण्यामध्ये फरक पडला. त्यांचं स्वतःचं म्हणणं आहे की मला खूप बेटर फिलिंग आहे पहिल्या हालत म्हणजे. सो पार्किन्सन मध्ये पण आपल्याला फिंगर्स क्रॉस खूप चांगले रिझल्ट येणार काही दिवसामध्ये. जेव्हा त्यांच्याकडून मला फीडबॅक येईल तेव्हा मी रिकमेंड करेल. पण आज त्याच्यावर रिझल्ट आपल्याला चांगल्या पद्धतीने भेटतात. काय सर, सोडियम, पोटॅशियम आणि कॅल्शियम हे जे 3 कंटेंट आहेत हे जर अवेलेबिलिटी चांगली झाली तर त्यांच्यामध्ये फरक पडू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ऍब्झॉर्प्शन आपल्या बॉडीमध्ये जे होतं. सो आपल्या प्रोडक्टने एकतर ऍब्झॉर्प्शन 80 to 85% पर्यंत वाढेल. आणि जे काही ब्लॉकेजेस, न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेजेस आपण म्हणू त्याला पण रिमूव्ह करण्याचं काम आपल्या प्रोडक्टमुळे होतं. कॅलेस्ट्रॉलवर काय काम करते कॅलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉलला मेंटेन करण्याचं काम करतं आणि बॅड कोलेस्ट्रॉलला फॉर लाईक काय म्हणता येईल डिटॉक्सिफिकेशनच्या मेथडॉलॉजीमध्ये जातं. ह्याच्याकरता आपण खजूर वापरलाय, गुळवेल वापरली आहे. हे दोन्ही काम सगळ्यात महत्त्वाचं करतात. गुड कोलेस्ट्रॉलला मेंटेन करणं, बॅड कोलेस्ट्रॉल रिमूव्ह करतात. अच्छा. सोरायसिस मध्ये साधारण? हो, सोरायसिस मध्ये पण खूप चांगले रिझल्ट म्हणजे भरपूर टेस्टिमोनी आहेत आपल्याकडे सोरायसिसवर. म्हणजे ब्लड जर प्युरिफाय झालं आणि सर्क्युलेशन चांगलं झालं तर स्किन रिलेटेड मॅक्सिमम डिसऑर्डर आणि डिसिजेसवर फरक पडतो. म्हणजे अगदीच एखाद्या विटॅमिन डिफिशियन्सीला जे चट्टे पडतात पांढरे, हो त्याच्यावर पण आपल्याला काही अंशी रिझल्ट बघायला भेटतात आपल्याकडून. ते आपलं हे एक होतं बघा, केस कायमची निघून जाते, त्याला काय म्हणतो? बाल्डनेस. मायोपेशिया. हा, ठीक आहे, बाल्डनेस. तर त्याच्यावर पण म्हणजे असं सांगता येणार नाही मला त्याच्यावर, कारण आणखी अशी कोणती टेस्टी मिळाली नाही. हा, पण केस गळायचं खूप लोकांचं बंद झालंय. आणि आपल्याकडे देशमुख सर आहेत. जेव्हा देशमुख सरांना रिझल्ट येईल, सुहास सरांना, तेव्हा आपण 100% सांगू की हा याच्याने हे पण इफेक्ट भेटेल आपल्याला. ओके. ठीक आहे सर. थँक्यू सर. खूप छान माहिती दिली. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. मेरी तरफ ढकेल दिया बॉल अभी मेरे कोर्ट में. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. सवाल पूछना है. मैं ये चाहूंगा हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में अपने विनय सर भी जवाब देंगे. तो हिंदी में इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी 20-22 स्टेट से जो लोग हैं हमारे साथ में यहाँ पे होते हैं. करेक्ट. कैसे आप सब लोग. तो अभी मैं प्रभु कदम सर को अनम्यूट करने जा रहा हूँ. प्रभु कदम सर, आपको अनम्यूट किया है सर. आप आपकी तरफ से अनम्यूट कीजिए. चलो ठीक है, प्रभु कदम सर तो कुछ नहीं. हनुमंत पवार सर, आपको अनम्यूट किया सर. एक बार आप. हेलो, नमस्ते सर. नमस्ते सर. सर मेरा क्वेश्चन था कि पित्त का जो खड़ा रहता है उसके लिए अपना प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? हाँ, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा एक राइटिंग में एक लिटरेचर मैंने बनाया था. आई होप मेरे पास वो नहीं है. मेरे ख्याल से मैंने आपको भेज दिया था सर. वो एक नहीं भेजा होगा, मैं भेजता हूँ आपको. मेरे को भेजिए पर्सनल में. बिल्कुल भेजता हूँ सर. थोड़ा सा बता दीजिए, एक्सप्लेन करिए. ओके. बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है. चाहे कितने साल पुरानी आपकी एसिडिटी हो तो वो आने वाले कुछ दिनों में विद इन अ मंथ वो आपकी बॉडी अल्कलाइन में कन्वर्ट होती है. देखिए, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का पीएच अलग अलग होता है. जैसे मान के चलिए कि हमारे ब्लड का पीएच जो है
7.35 to 7.45 के रेंज में बिलोंग करता है, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। और वही हमारे इंटेस्टाइन की बात करें, स्टमक की बात करें, तो वो एक्चुअली 2.5 HCl होता है, तो 2.5 pH का अराउंड काम करता है। तो अपना प्रोडक्ट आपके बॉडी के हर ऑर्गन को उसकी जो pH वैल्यू है वहां पे मेंटेन करने का काम करता है। और जो स्टोन्स बनते हैं उस स्टोन को भी डिग्रेड करने का काम आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से करता है। उसकी जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल के रखी है, मैं आपको अभी एक 15 से 20 मिनट में आपके व्हाट्सएप पे आपको भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। यस सर। सतीश स्वामी सर को अनम्यूट करना सर। सतीश स्वामी सर आप अनम्यूट है। गुड इवनिंग सर। सर वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे। जी सर। आजकल जो 80% पब्लिसिटी है ना, उनको हेल्थ इशू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो है मोटापा। जी तो मोटापे के ऊपर अपना प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है सर? सर आज सच अगर मैं बताऊं, मेरा खुद का ही वेट लॉस नहीं हुआ है, तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि ये वेट लॉस के ऊपर काम करता है। लॉजिकली अगर हम बात करें, हाँ सर। अगर प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे ले रहे हो तो आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 80 to 85% तक की बढ़ती है। एब्जॉर्प्शन अगर आपका बढ़ जाता है तो आपको इनटेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। और पेट के लिए अगर पेट की समस्या है तो प्रोडक्ट जो लेने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है बाकी तरीकों से। सुबह अच्छा। उठते बराबर एक बार प्रोडक्ट लें अपना, उसके बाद 10 मिनट के बाद एक गिलास गर्म पानी लें। रात को खाना खाने के बाद सोने से जस्ट थोड़ा सा पहले प्रोडक्ट लें अपना। लगभग खाने के बीच में 1 घंटे का गैप डिफरेंस रहना जरूरी है। उसके बाद फिर से गुनगुना पानी लें, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन हमारे बॉडी से बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। और जैसा मैं अभी एक एग्जांपल के तरह बताऊं, मैं एक चेयर पे बैठा हूँ, इस चेयर से अगर मैं उठकर निकलूंगा तो दूसरा आदमी यहाँ आके बैठ सकता है। तो सही उसी बात। तरीके का हमारे स्टमक का जो प्रॉब्लम है वही है। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ये हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो आपको इनटेक ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लॉजिकली हम बोल सकते हैं कि वेट लॉस के ऊपर ये काम करे। फिंगर्स क्रॉस करें। ओके। मेरे खुद के ऊपर अभी तक मेरा 1 किलोग्राम सिर्फ वजन कम हुआ है, मगर ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि अपने प्रोडक्ट से वो हुआ है। सो देखते हैं सर इसके ऊपर ये। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली विनय सर मेरा ये कहना है कि आपको वेट लॉस की जरूरत नहीं बिकॉज यू आर हेल्दी। यस यस, इट मे बी पॉसिबल सर, करेक्ट है। हाँ, क्योंकि आपको आपके पेट भी मैंने देखी है और बिल्कुल आप यंग हो, बिल्कुल उससे कोई डर। और आप बिल्कुल डेफिनेटली सर आपको वेट लॉस की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है मेरा वेट लॉस तो नहीं हुआ है, लोग जानते हैं हाँ। मेरा वजन 99 के आसपास है। लेकिन ये बात सही है सर कि ये जो प्रोडक्ट है अपना, जब भी मैं इंटेक करता हूँ सर, तो मुझे इतना महसूस होता है ना कि मैं सवेरे से शाम तक सिर्फ काम ही कर सकता हूँ। यस, ये होता है, करेक्ट। कि ठीक है मेरा वेट लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन डेफिनेटली ये इसकी तरफ से जो एनर्जी मुझे मिल रही है अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग है। विनय सर और एक क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन मुझे 1 मिनट का समय लगेगा क्योंकि थोड़ा सा होस्ट क्लेम करना चाहता हूँ। ओके ओके। मैं आपको फिर से कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसमें यस हा सर, मी प्रभू कदम बोलत होतो. मला एक प्रश्न विचारायचा होता. हाँ हाँ सर, बराबर। बोलू का सर? बोला बोला सर, अरे प्लीज बोला सर। हा सर, मी उमरखेड, यवतमाळ जिल्हा आणि आज मी माझ्या घरी प्रोडक्ट आला आपलं. तर हातगावचे जे कदम आहेत ना, त्यांनी मला हे सांगितलं बा असं म्हणून. तर माझ्या मिसेसच्या थोडं चरबीच्या गाठी होत्या, पहिली गोष्ट. तर ते त्याच्यासाठी चालेल, कारण काय आमच्या गावामध्ये एका माणसाने घेतलं तर त्याची गाठ जी आहे ती पूर्णपणे एका 4 दिवसामध्येच गेली सर. ते म्हणजे जवळपास 5 वर्षापासून गाठ होती ती. अरे वा, बर. हा, आणि ते पाहून मग मी म्हणलं बा चला या माझ्या मिसेसच्या सुद्धा चरबीच्या गाठी होत्या. मी एक प्रोडक्ट घेतलं, मला काही जास्त माहिती नाही. मी काल परवा जॉईन झालो. तर मी आता तुमची मीटिंग वगैरे ऐकतो, आता थोडस ज्ञान होईल. मी एक नेटवर्करच आहे. बर. हा. तर सांगायचं मला एक असं होतं, माझ्या मेवण्याचं एक प्रॉब्लेम होतं सर, की त्यानं बरेच डॉक्टर बघितले. ते लोक म्हणतात ना वात झाला, टोंगळे दुखायले, काय की झालं, बाय की झालं. तर ते सर आपल्या त्या जॉईंट पेन वर चालेल का सर आपलं प्रोडक्ट? हो.
थोडंसं हिंदी बोलतो म्हणजे बाकीच्या लोकांना पण थोडंसं कळावं म्हणून. चला मी पण हिंदी बोलतो. हाँ. अरे नहीं नहीं, क्या अड़चन है तो अपना प्रोडक्ट आर्थराइटिस के ऊपर काम तो करता ही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पिछला सेशन हमने आर्थराइटिस के ऊपर काफी अच्छे से लिया था। और हाँ, अच्छा जी। जो वात का जो बोलते हैं हम, तो आने वाले कुछ दिनों में मेरा प्रयास ये भी है कि अपने प्रोडक्ट में ऐसे क्या कंटेंट है जो वात, पित्त और कफ के ऊपर काम करे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं बहुत अच्छे से वो लिटरेचर आपको प्रोवाइड करूंगा। मगर हाँ, डेफिनेटली हम उसे रिकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आशा है कि उसके अंदर भी बहुत अच्छे से रिजल्ट हमें। अच्छा सर, अभी उनको दे कि ना दे? हाँ दे वो सकते हैं, जिनको जॉइंट पेन है। दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर हमारे पास कोई टेस्टिमोनी अगर है अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो जरूर साझा करें अपनी टेस्टिमोनी, दे सकते हैं हम, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। नहीं चला, उसको फर्क हो जाएगा उसका सर? फिंगर्स क्रॉस्ड होना चाहिए सर। बहुत सारे लोगों का फोन आए कि हाँ हुआ है, तो उन्हें भी उससे जॉइंट पेन हो गया है? हाँ जॉइंट हाँ, पेन हो जॉइंट गया पेन, क्या लोगों का? हाँ हाँ हाँ, जॉइंट पेन। मेरे मम्मी का ही एग्जांपल है। आमच्या जी. साहेबाला त्याचा फरक पडलाय। हा 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 हा. हाँ, फरक पडेल, काय अडचण नाही, देऊ शकतो आपण। येस चला काय हरकत नाही, एक अजून 4,000 खर्च करू त्याच्यासाठी. अरे हा नाही, मेवना आहे हो माझा. बर बर बर, हा सगळ्या तर जवळ ते खूपच परेशान